हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज वो दिन आ गया कि जिस दिन आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, मतलब है आपका लास्ट चैप्टर है उपसय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर और उसका आखिरी वीडियो आज बनने वाला है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको कराया था उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिस स्टूडेंट ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो में जाए और सहसंयोजकता के जो सिद्धांत में हमें पढ़ना है सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, उसकी पहली थ्योरी आपको बता दी थी। और पहली थ्योरी में वीडियो बनाया था संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसमें संकरण के नियम बताए थे और बताया था किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो यौगिक बनते हैं और जिनमें लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से बंध बनाते हैं, कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होती है, कितना धातु अपने ऊपर आवेश ग्रहण करता है। तो इसके बारे में पिछला वीडियो बनाया है, और जिस स्टूडेंट ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है और जो हमारे चैनल से नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनसे ये कहना है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट को तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें दो टॉपिक थे संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बीबीटी, तो बीबीटी को बताना होगा आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी किस प्रकार से संकुल यौगिक बैलेंस रहते हैं, उनके बीच में आबंधन क्षमता किस प्रकार होती है। तो ये टॉपिक तो पिछले वीडियो में पूरा हो गया है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो में जाए और इसको देख ले, तभी इस वीडियो को दोबारा दिखे और इससे ही अगला टॉपिक कंप्लीट होना है। तो अब आएगा अगला टॉपिक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्टकट में कहेंगे CFT। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका लास्ट टॉपिक है। चाहे अब इस बता सकते हैं ये जो हमारा सिलेबस कोविड-19 की महामारी के कारण जितना भी माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया, उसमें हटाने के बाद जो सिलेबस शेष रह गया है रिमेनिंग में, तो उसमें ये टॉपिक दोनों सम्मिलित हैं, अभी शामिल हैं। तो इसे पढ़ना है। पहला वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा CFT पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें आपको बताना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आखिर किस सिद्धांत और किस नियम पर यह आधारित है। तो आपको बताते हैं सन 1929 में बैने नामक वैज्ञानिक थे। एक साइंटिस्ट थे बैने नामक वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि जो संकुल यौगिक निर्मित होते हैं उनमें केंद्रीय धातु आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, बीच की धातु लगी होती है सेंट्रल मेटल आयन, और उससे जुड़ने वाले लिगेंडों के मध्य आबंधन क्षमता या चुंबकीय व्यवहार किस प्रकार का है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आकर्षण हुआ होगा, तभी तो संकुल यौगिक जैसे FeCN का होल 6 और -4 ये एक संकुल आयन है। अगर इसको यौगिक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। ये क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का एक संकुल यौगिक है। अब इसके लिए यहाँ पर जो ये 6 लिगेंड लगे हुए हैं, ये जो 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इसका केंद्रीय धातु आयन जो आयरन, ये फेरस लोहा केंद्रीय धातु आयन है, इससे किस प्रकार का इसका चुंबकीय व्यवहार है। अब चुंबकीय बिहेवियर को जानने के लिए बैने ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद सन 1932 में 1932 में स्लेटर और पैनी नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जब ये इस सिद्धांत को बना गए तो इस सिद्धांत को आगे
बढ़ाया और बताया कि संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़े होते हैं उनके मध्य कुछ ना कुछ चुंबकीय व्यवहार पाया जाता है। अब चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए यह केवल केंद्रीय धातु आयन और उनमें उपस्थित लिगेंडों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे ही केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच आबंधन दाता परमाणु के दिए गए इलेक्ट्रॉनों से होता है तो आबंधन क्षमता में हमेशा F, ये जो आयरन लिखा हुआ है इसकी जगह पर कोबाल्ट हेक्सासाइनो लिख सकते हैं, एक और लिख दें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो यहां पर लिख दें CN6 और Cl3, ठीक है। तो ये एक संकुल यौगिक और लिख दिया है। इसमें जो केंद्रीय धातु आयन से यानी कि कोबाल्ट से साइनाइड के लिगेंड जुड़े हैं और इसमें फेरस यानी आयरन धातु से जो साइनाइड के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इनसे लिगेंडों की संख्या में जो लिगेंडों की संख्या जिसे हम समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं, ये 4 और 6 दो ही हो सकती हैं। या तो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 4 जुड़े होंगे या 6 जुड़े होंगे, ठीक है। और ये लिगेंड जब जुड़ते हैं तो डी कक्षा में यानी कि कोबाल्ट की जो बाहरी डी कक्षक है उसके सब सेलों को 2 भागों में विभाजित कर देती है, एक आकर्षित करने वाले, एक प्रतिकर्षित करने वाले। करते तो फिलहाल दोनों प्रतिकर्षित हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और कक्षकों का डिवाइडेशन 2 भागों में कर देते हैं। पहली कक्षा का डिवाइडेशन यानी कि विभाजन कर देते हैं 2G में, T2G में, जिसमें 3 कक्षाएं आती हैं। पहली होती है DXY, दूसरी होती है DYZ, DXZ और तीसरी होती है DYZ। यहाँ पर XY लिख दें, YZ और तीसरी होती है XZ, ZX। ये हो गई 3 कक्षाएं। लेकिन डी में कितनी होती हैं कक्षाएं? टोटल 5। और संकरण का ये उसूल है, ये नियम है, ये सिद्धांत है कि जब जितनी कक्षाएं संकरण में भाग लेती हैं, आबंधन में भाग लेती हैं, उतनी नई कक्षाओं का निर्माण कर देती हैं। जैसे एक कक्षा ये, एक कक्षा ये, दोनों कक्षक जब भाग लेते हैं बंधन क्रिया में तो उतने ही नए कक्षक का निर्माण कर देती हैं। डी कक्षा ने भाग लिया और 5 कक्षाएं उसकी भाग लेती हैं, क्योंकि आपको मालूम है, अब आप इतने समझदार हो गए हैं, इतना आपको ज्ञान आ गया है, आप इतने नॉलेज रखते हैं कि यस कक्षा में केवल 1 ऑर्बिट होता है, सबसेल 1 होती है, और पी कक्षा में 3 होती हैं, डी कक्षा में 5 होती हैं और एफ में 7 होती हैं। तो आप कक्षाओं को आप जान गए हैं, तो उनके आधार पर आपको बताते हैं कि डी में 5 होती हैं। और जब आबंधन क्रिया चुंबकीय व्यवहार को समझाया जाता है तो ये 2 भागों में कक्षकों को डिवाइड कर देती हैं। दूसरा होता है ईजी, इसमें 2 कक्षाएं ही केवल भाग लेती हैं, 3 और 2 5 हो जाती हैं, जिसमें पहली होती है DX² माइनस Y² और 5वीं होती है DZ²। ये कक्षाएं 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों का दाता परमाणु द्वारा जो आस पास से विपाटन हो जाता है, यानी कि चारों तरफ फैलकर लिगेंड जुड़ जाते हैं, तो एक नई आकृति निश्चित कर देते हैं। और नई आकृति निश्चित करते हैं तो नई आकृति में ये पूरी कक्षाओं पर अपभ्रंश जैसे बादल के नुमा छा जाते हैं और एक नई संकुल यौगिक ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो इनको हम 2 सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। जब किसी संकुल यौगिक की संरचना कैसी हो, अष्टफलकीय, और जब किसी संकुल यौगिक की संरचना कैसी हो, चतुष्फलकीय। तो पहले हम आपको बताएंगे अष्टफलकीय संरचना के बारे में। क्षेत्र बनाते हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्र निर्मित कर देते हैं। रब करते हैं इसको और पहला बताते हैं, 2 भागों में
विभाजित किया गया है इनको समन्वय संख्या के आधार पर। चुंबकीय गुण तो तभी प्रदर्शित करेंगे। नंबर 1 अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, किस प्रकार से अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन होता है, यानी कि 6 लिगेंड किस प्रकार से डी कक्षा में उप सहसंयोजन बंध बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का दान करने के पश्चात, और उनके मध्य कैसा आकर्षण होता है, कैसा प्रतिकर्षण होता है, कौन सी कक्षाएं आकर्षण दिखाती हैं और कौन सी कक्षाएं प्रतिकर्षण उत्पन्न करती हैं। तो आपको बताते हैं, किसी भी संकुल यौगिक जिसकी संरचना अष्टफलकीय होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको लिखाया था, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। किसी भी संकुल यौगिक जिसकी संरचना अष्टफलकीय होती, जैसे FeCN का होल 6, तो होल 6 इस पर लगा होगा माइनस, ये अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित करेगा, ज्यामिति बनाएगा। इसी प्रकार से आप लिखें CONH3 का होल 6 और यहाँ पर लगा दें +3, ये आपके लिए कैसी संरचना प्रदर्शित करेंगे, क्रिस्टल यौगिकों में अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय में 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये संरचनाओं को किस प्रकार से विभाजित कर देते हैं आपको बताते हैं। क्योंकि जब साइनाइड जिस प्रकार का लिगेंड होगा, यानी कि लिगेंडों की शक्ति क्षमता, ऐसे लिगेंड जो प्रबल होते हैं, जैसे साइनाइड है, नाइट्रोसोनियम है और क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये कैसे होते हैं लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड होते हैं। अमोनिया प्रबल लिगेंड है, प्रीडीन प्रबल लिगेंड होता है और एथिलीन डाइअमीन प्रबल लिगेंड होते हैं। ये सभी हैं, साइनाइड है, उसके बाद एथिलीन डाइअमीन है, अमोनिया है, ये कैसे लिगेंड होते हैं, ये प्रबल लिगेंड होते हैं। जब ये प्रबल लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से अपनी आबंधन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, तो क्रिस्टल क्षेत्र में एक अपभ्रंश उत्पन्न हो जाता है उसकी डी कक्षक में। किसमें, डी कक्षक में। और डी कक्षाएं 2 हिस्सों में बट जाती हैं। 2 हिस्सों में बटने के बाद जिन कक्षाओं के प्रति आकर्षण कम, प्रतिकर्षण कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, और जिनमें आकर्षण प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उनमें बाद में प्रवेश करते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं किस प्रकार से इसमें अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन हुआ। डी कक्षा की आकृति होती है 5, इसमें 5 कक्षाएं पाई जाती हैं। पहली कक्षा का नाम होता है DXY, दूसरी कक्षा का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं DY/Z, और तीसरी कक्षा होती है ZX, और आपकी चौथी कक्षा होती है, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए DX² - Y², और तीसरी 5वीं कक्षा होती है आपकी DZ²। तो ये जो पहली 3 कक्षाएं हैं और ये दूसरी कक्षाएं हैं, तो इनको हम बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। ये 2 हिस्सों में बट जाती हैं। कारण मुख्य ये है कि ये 2 हिस्सों में बट जाने का कारण है कि कौन सी कक्षाएं अक्ष पर हैं, यानी कि कौन सी कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित हैं और कौन सी कक्षाएं अक्ष से हटकर हैं। यानी कि जब एक्सिस पर कक्षाएं, कोई एक्सिस है, कोई अक्ष बना हुआ है, मान लिए एक रेखा है, जो कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित होंगी, इस रेखा पर उपस्थित होंगी, तो वो कक्षाएं T2G में, और जो अक्ष से हटकर होंगी
तो उनमें प्रतिकर्षण यानी कि वो आकर्षित नहीं होंगी और कक्षाओं को दो भागों में विभाजित कर देंगी। तभी तो अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो FeCN, ये चार कक्षाएं CN, CN, CN और CN, ये जो लिगैंड बाहर की ओर लगे होते हैं इनकी स्थिति इसी प्रकार से बन जाती है। ये एक अष्टफलकीय संरचना है। तो अब आपको हम बताते हैं इन कक्षाओं का वर्गीकरण, किस प्रकार से ये कक्षाएं बढ़ जाती हैं और अपने चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं और एक ऐसा क्षेत्र बनाती हैं जिन्हें हम विपाटन क्षेत्र भी कहते हैं। ये कक्षाएं हैं आपकी, जिसमें पहली dx/y, दूसरी dy/z, तीसरी होती है आपकी dz(x) और चौथी होती है dx²/y² और पांचवी कक्षा होती है dz²। तो इसका आपके सामने लिखते हैं dxy, dyz, dz(x), dx² - y² और dz²। इन कक्षाओं का विपाटन किस प्रकार से होता है? ये दो कक्षाएं अलग एरिया में बट जाती हैं और ये दो कक्षाएं अलग एरिया में। अब ये होती है आपकी dx² - y² और ये कहलाती है dz²। इन कक्षाओं को कहते हैं EG और ये आपकी हो जाएंगी T2G कक्षाएं हो गई। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और इनका अक्ष पर विपाटन। ये हो गया इनका मेन अक्ष। ये पांच कक्षाएं हैं, वो भी किसकी? D। कोई भी केंद्रीय धातु आयन, क्या चीज? केंद्रीय धातु आयन। और ज्यादातर यौगिक जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं वो होते हैं D ब्लॉक के तत्व। D ब्लॉक के तत्व होते हैं। कोबाल्ट होगा, आयरन होगा, निकिल होगा, कॉपर होगा, प्लेटिनम होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ये सभी केंद्रीय धातु आयन में काम करते हैं क्योंकि इन्हीं डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। यही तत्व सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रखते हैं और सबसे ज्यादा कक्षाओं को फ्री रखते हैं। ये बोल सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं में उपस्थित होती है। और डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहलाते हैं कि इनकी डी कक्षा अपूर्ण होती है। डी कक्षा अपूर्ण होती है। जब ये डी कक्षा दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो एक हिस्सा इसका कहलाता है 2TG, T2G और दूसरा EG। अब ये एक हो गया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इनमें से ये तीन कक्षाएं, जो पहली कक्षा आपकी होगी dxy, dyx, dyz और dxz। ये जो zx, सॉरी आगे पीछे नहीं लिखेंगे, zx लिखेंगे इसको। ये कक्षाएं जब अक्ष पर, ये जो p कक्षाएं की जो तीन है, पहली जो T2G होती हैं, इनका मतलब होता है ये अक्ष पर उपस्थित होती हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होता है, यानी कि जब कोई भी लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करके उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है तो उसके प्रति प्रतिकर्षण कम उत्पन्न होता है। उसके बाद में प्रतिकर्षण जो कक्षाएं दो ऊपर EG होती हैं, ये अक्ष से हटकर होती हैं, तो इनका प्रतिकर्षण अधिक होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन कक्षाओं में प्रवेश करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु से उन कक्षाओं में प्रवेश करते हैं जो अक्ष पर उपस्थित होती हैं, जैसे T2G। और बात शेष इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करते हैं? जो लिगेंडो द्वारा आते हैं वो dx² - y² में या dz² में प्रवेश करते हैं। तो इन पर एक अपभ्रंश यानी कि साया इस क्षेत्र पर उत्पन्न हो जाता है
और हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक क्षेत्र विपाटित हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों से विपाटित हो जाता है। जैसे हम बताएं यहाँ पर 5 लिगेंड साइनाइड के लगे हुए हैं, साइनाइड, साइनाइड और ये साइनाइड लगे हुए हैं। तो इनके प्रति लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन से कैसा व्यवहार है, कैसा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर संकुल यौगिक का गुण अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, यानी कि इन दो कक्षाओं के बीच में जो भी अपभ्रंश होता है वो होता है 6dq, 6dq के बराबर, और इन कक्षाओं का होता है 4dq, 4dq के बराबर होता है। और टोटल विपाटन इसका आ जाता है 10dq, जो बराबर होता है डेल जीरो के बराबर होती है वैल्यू। तो इस प्रकार से संकुल यौगिकों में किसी भी संकुल यौगिक के जब वो अष्टफलकीय संरचना बनाएगा तो क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कितना होगा इसकी हम गणना कर सकते हैं। और डेल जीरो का मान जितना बढ़ता जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन उतना ही उत्पन्न होता जाएगा, अपभ्रंश कक्षकों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये होता है पहली हेडिंग। और इसके बाद में आ जाती है चतुष्फलकीय। इसको हम रब कर देते हैं और इसी प्रकार से चतुष्फलकीय में बताते हैं। तो यहां पर अष्टफलकीय रब किए देते हैं और लिखते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कैसा होता है, इनकी समन्वय संख्या केवल 4 होती है। और ये इसलिए थोड़ा दुर्बल प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें प्रतिकर्षित लिगैंड ज्यादातर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनकी अपभ्रंश या विपाटन क्षेत्र की क्रिस्टल फील्ड जो बनता है उसकी मात्रा भी कम होती है। ये भी डी कक्षाओं को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिनमें पहली कक्षा T2G और दूसरी EG कक्षा होती है। लेकिन इनमें प्रतिचुंबकीय जो कक्षाएं होती हैं उनका उल्टा आकार बन जाता है। किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। जैसे डी कक्षाओं का अपभ्रंश है, ये डी कक्षाओं की प्रकृति है। पहली होती है dx/y, दूसरी d/z, तीसरी होती है zx, और उसके बाद में होती है चौथी आपकी dx² - y², और पांचवी आपकी कक्षा होती है dz²। टोटल आपकी डी कक्षा होती है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन उन कक्षा में प्रवेश करता है जब संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या कितनी होती है, चतुष्फलकीय होती है। समन्वय संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। यानी कि केंद्रीय धातु आयन से दाता परमाणु की टोटल संख्या जो लिगेंडों की लगी होती है वो 4 लगी होती है। अब इसमें क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन 2 हिस्सों में हो जाता है। जो कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित होती हैं वो विपाटन क्षेत्र में ज्यादा, या बोलते हैं उनको अपभ्रंश में या समभ्रंश कक्षकें कहलाती हैं। और जो क्रिस्टल क्षेत्र में अक्ष पर नहीं उपस्थित होती हैं वो इतनी मजबूत कक्षकें नहीं होती है, ना अपभ्रंश, और ज्यादा विपाटन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो कक्षाएं हम आपको बताते हैं 3। अब इसकी प्रकृति उल्टी हो जाएगी और इसकी प्रकृति उल्टी होगी। 2 कक्षाएं, ये आपकी dx/y है, ये d/x है, और ये कक्षा dz(x) है। और ये कक्षा आपकी कौन सी है, dx² - y², और ये है dz²। इनके क्रिस्टलीय क्षेत्र का विपाटन में जो कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित होती हैं और जैसे ही और इनके बीच की जो दूरी होती है वो कक्षाओं का विपाटन होता है 4dq, और इनके मध्य में जो भी अक्ष पर विपाटन होता है वो 6dq।
टोटल जो विपाटन होता है वो होता है 10 DQ। ठीक है, 10 DQ होता है और इसका मान निर्भर करता है डेल्टा जीरो पर, यानी कि डेल जीरो पर। अब क्रिस्टलीय क्षेत्र में संकुल यौगिकों में जो कक्षकें अक्ष पर उपस्थित होती हैं उनका क्रिस्टल में समभ्रंश ज्यादा उत्पन्न करती हैं। जिन कक्षाओं में प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों के प्रति या आने वाले दाता परमाणुओं के प्रति कम होता है तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं। तो इन कक्षाओं में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसके बाद में इन कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये इस समय अक्ष पर उपस्थित हैं और ये निरक्षीय हो गई हैं। तो इस प्रकार से चतुष्क फलकीय यौगिकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। अब इनके विपाटन को प्रभावित करने वाले, देखिए इलेक्ट्रॉन को इनमें हुंड के नियमानुसार ही भरा जाता है। जैसे हुंड का नियम कहता है इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में उस प्रकार से भरिए जब तक कि एक एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर ना जाए, तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कीजिए। जोड़ा तब बनाइए जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन में एक एक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। तो जो कक्षाएं कहाँ पर होंगी, अक्ष पर होंगी, वो विपाटन ज्यादा क्षेत्र में करेंगी और उनका विपाटन मजबूत होगा। उनके प्रति भी जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन होते हैं उनके बीच चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। और जिनके बीच में प्रतिकर्षण की मात्रा ज्यादा होती है, बंध बनाने के लिए कम एग्रेसिव होते हैं, तो वो कक्षाएं ज्यादा विपाटन क्षेत्र में भाग नहीं लेती हैं। अब इनके विपाटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, तो इनको हम रफ कर देते हैं। अब कारक बताते हैं किन किन कारणों से ये विपाटन क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो अगली हेडिंग होगी नंबर 3, आपकी हेडिंग होगी क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण। क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण। ये अगली हेडिंग आपकी होगी तीसरी, नंबर 3, क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण क्या होगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण यानी कि जब T2G कक्षाओं की ऊर्जा का मान प्लस 0.4 होता है, 0.4 डेल जीरो होता है, तो ये कक्षाएं उस समय क्या होती है, स्टेबल हो जाती, स्थायी हो जाती हैं। इसी प्रकार से Eg कक्षाओं का जब मान प्लस 0.6 होता है तो ये कक्षाएं स्थायी हो जाती हैं। अगर इन कक्षाओं का क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र फैला है, चाहे वो 4 संख्या का हो चाहे वो 6 संख्या वाला हो, यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति बना रहा हो या वो बना रहा हो कैसी ज्यामिति, चतुष्क फलकीय बना रहा हो, तो उस समय हम आपको बताते हैं कि उस संकुल यौगिक का स्थायीकरण T2G कक्षाओं में यदि मान डेल जीरो का 0.4 होता है तो वो कक्षाएं स्थायी हो जाती हैं, जिनमें 2 कक्षाएं बनाई थी। कितनी? 2 कक्षाएं। और Eg कक्षाओं यानी कि इनमें बनाया था 3 कक्षाओं का मान, इसमें 3 कक्षाएं शामिल थी और इसमें 2 कक्षाएं शामिल थी। अगर Eg कक्षाओं की ऊर्जा जो है 0.6 डेल जीरो हो जाती है तो ये कक्षाएं स्थायी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? स्थायी हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टलीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन को प्रभावित, आप जान चुके हैं कक्षाएं कब स्थायी होंगी। अब इनको प्रभावित कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे
जिनसे क्रिस्टलीय क्षेत्र प्रभावित भी हो सकता है। क्रिस्टलीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक तो क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हो सकते हैं। पहले नंबर 1 रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी। रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी का मीन है, यहां पर मतलब है कि जब केंद्रीय धातु आयन से जो लिगेंड जितने प्रबल यानी कि आवेश के साथ जितनी प्रबलता प्रदर्शित करते हैं उनको एक क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी। मतलब है कि कुछ लिगेंड प्रबल प्रकृति के होते हैं, उनका जो अपभ्रंश बनता है उनकी प्रकृति प्रबल हो जाती है, और डी कक्षाओं में यानी डी कक्षा से जुड़ने के कारण या बंध ना बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों या लिगेंडों को घटते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी। क्योंकि लिगेंड की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, और 2 प्रकार की जब प्रकृति होती है लिगेंडों को तो हम उनको घटते क्रम में रखें, और डी ब्लॉक यानी कि डी कक्षा से बंध बनाने की प्रकृति के घटते क्रम से। किससे बनाना है? डी कक्षा में बंध बनाना है। तो डी कक्षा में जब वो बंध बनाएंगे, और डी कक्षा में टोटल कक्षाएं होती हैं छोटी छोटी 5, इन्हें हम सब सेल कहते हैं, उपकक्षक। तो उपकक्षक में जब बंध बनाने की लिगेंडों की प्रकृति घटती है, उनको हम घटते क्रम में रखते जाएं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं कैसी श्रेणी? इस रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं, केमिकल स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हम बताते हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, या इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल। उसके बाद में साइनाइड आता है, फिर आपका आ जाता है एथिलीन डाइअमीन, अमोनिया, और उसके बाद में कौन आते हैं आपके? प्रीडीन आ जाता है, PR लिख दें। उसके बाद में फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। उसके बाद में फ्लोरीन, सबसे पहले आप लीजिए फ्लोरीन, फिर लेंगे आप क्लोरीन, फिर लिखेंगे ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे कम क्रियाशील होता है आयोडीन, यानी कि सबसे दुर्बल लिगेंड आपका आयोडीन होता है। जब इनकी क्रियाशीलता और या आवेश की क्षमता, आवेश की उत्पत्ति के कारण डी कक्षा से बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के आधार पर, या बोलेंगे डी कक्षा से बंध बनाने वाले लिगेंडों की प्रकृति के आधार पर जब उनको हम घटते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक स्पेक्ट्रम श्रेणी। अगला पॉइंट आ जाता, बस इसके बाद कुछ कारण बता देने हैं और आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एक कारण ये है, इसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन प्रभावित होगा। अगर ये जो पहले लिखे थे, सॉरी मिट गए हैं, रब कर दिए हैं, लेकिन अगली हेडिंग डालने के चक्कर में तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था कार्बोनिल, और सबसे बाद में लिखा था आयोडीन, आयोडिक आयन या आयोडाइड आयन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या बोलेंगे कार्बोनिल, जो एक हमारा दाता परमाणु है, इससे अगर कोई लिगेंड बनता है या कोई संकुल धातु आयन का निर्माण होता है तो वो क्रिस्टल क्षेत्र बहुत अधिक स्थायी होगा, और आयोडीन या आयोडाइड आयन से बनने वाला जो केंद्रीय धातु आयन होगा या एक संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे, जब कौन? आयोडाइड लिगेंड संकुल यौगिक या केंद्रीय धातु आयन से अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके बंध का निर्माण करेंगे, तो वो ज्यादा स्थायी नहीं होगा। अब अगली हेडिंग आ जाती है, इसको रब कर देते हैं। नंबर 2, संकुल
यौगिकों की ज्यामिति तो हम आपको बताते हैं कि जब हमने एक फार्मूला लिख दें आपके लिए, डेल्टा टी बराबर 4/9 और डेल जीरो, संकुल यौगिकों की ज्यामिति डेल टी के मान पर निर्भर करती है। किसके? डेल टी के मान पर निर्भर करती है। इसकी कोई कैलकुलेशन वैल्यू नहीं है, ना इस पर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस हम आपको एक बताते हैं, एक ये फार्मूला, ये आपको आने वाली कक्षाओं में बीएससी में पढ़ना होगा, तो उससे पहले आपको ये फार्मूला मालूम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि संकुल यौगिकों की जो ज्यामिति होती है वो डेल टी के मान पर निर्भर करती है। डेल टी का मान जितना अधिक होगा, संकुल यौगिकों की ज्यामिति उतनी स्थायी और एकदम विपाटीय संरचना में होगी, बिल्कुल स्थायी बनी रहेगी। ठीक है, तो डेल टी का मान उस पर निर्भर करता है जब विपाटित होने वाली कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित होती हैं, और अक्ष पर वही कक्षाएं उपस्थित होती हैं जिनसे प्रबल लिगेंड जुड़े होते हैं। कौन से? प्रबल। दुर्बल लिगेंडों से जुड़ने वाली कक्षाएं, दुर्बल लिगेंडों से जुड़ने वाली कक्षाएं अक्ष पर उपस्थित नहीं होती हैं, उनकी संकुल यौगिकों की ज्यामिति निश्चित नहीं रहती है। वो उनकी ज्यामिति में कोई ना कोई मतलब है कि कोई ना कोई भी कमी जरूर उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर है कि संकुल यौगिकों की जो ज्यामिति होती है वो डेल टी के मान पर निर्भर करती है। यदि कक्षकें अक्ष पर उपस्थित है, किस पर? अक्ष पर, तो ज्यामिति एकदम बनेगी सटीक, और सटीकता और विपाटन भी अच्छे से हो जाएगा। अब अगली हेडिंग आ जाएगी इसमें, नंबर 3, धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या। यदि केंद्रीय धातु आयन की, क्या बोलेंगे? यदि केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या जितनी अधिक होगी, जैसे +2 +3, और यहां पर लिखें CO +2 और CO +3 और CO +4, सॉरी इसके आगे दूसरे लिख लें, यहां पर लिख लें आयरन की जगह पर लिख लें Mg, यहां पर Fe+3 4 भी हो सकती है, क्योंकि आयरन में इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित संख्या। यदि केंद्रीय धातु आयन, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर बता देते हैं आपको, यदि केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी तो क्रिस्टलीय क्षेत्र का विपाटन अधिक होगा। केंद्रीय धातु आयन, जैसे ये FeCl, Fe पर 2 घातें लगी हुई हैं, यानी कि पावर 2 है, और 2 इलेक्ट्रॉनों, ये धन आयन बनाया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, ये बनाया हुआ है, ये Fe आयन है और इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 3। तो Fe+2 की अपेक्षा Fe+3 संकुल यौगिकों का विपाटन और क्रिस्टलीय क्षेत्र का निर्माण अच्छे से करेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर क्रिस्टलीय क्षेत्र में विपाटन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। समभ्रंश कक्षकें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और सभी कक्षकें अक्ष पर उपस्थित होती है। कहाँ? अक्ष पर, अक्ष पर उपस्थित होती है। उसके बाद नंबर 4, धातु आयन की प्रकृति। यदि धातु आयन में, अब यहीं पर जैसे ये बात है सेम इसका यही अपोजिट रूप है। यदि किसी केंद्रीय धातु आयन में जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या डी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा अधिक मात्रा में होती है और जिनसे प्रबल
प्रबल लिगैंड, कौन? लिगैंड आबंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों का दान करके, तो धातु आयन की प्रकृति पर निर्भर, ऐसी धातु आयन या कहेंगे ऐसे केंद्रीय धातु आयन जिनसे प्रबल लिगैंड कम प्रतिकर्षित होते हैं, यह उनकी प्रकृति होती है, कम प्रतिकर्षित होते हैं, तो क्रिस्टलीय क्षेत्र का विपाटन अधिक मात्रा में होता है। तो लीजिए ये आपका समाप्त हो गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विपाटन होता है। ये आपके बात समझ में आ गई और बहुत अच्छी तरीके से, और किसने प्रभावित किया है। तो यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, और मिलते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए सेकेंड बुक को हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, यदि आप दोबारा से सेकेंड बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ दोबारा पढ़नी है, कि उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया या आपको वीडियो नहीं मिलते हैं ढूंढने पर, क्योंकि वीडियो की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है। तो वीडियो अगर आपको नहीं मिलते हैं ढूंढने से तो प्लेलिस्ट तो बनी है, पहले तो उनसे पढ़िए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके कहेंगे तो हर एक क्लास नई और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और सेकेंड बुक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।